हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास हम हमारी बायोलॉजी की सीरीज के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के आज लास्ट लेक्चर पर आ चुके हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज बस एक टॉपिक बचा है हमारा, हार्मोन्स इन एनिमल्स। आज हम हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स हैं, जैसे भी वो वर्क करते हैं, उनके फंक्शंस, उनके किस ग्लैंड से होता है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमंस का आज पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे भाई, नया चैप्टर शुरू कर लेंगे हम। इसके बाद हम शुरू करेंगे तुम्हारा लास्ट वाला चैप्टर, जो बायोलॉजी का लास्ट है, इन्वायरमेंट वाला। वो खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, बीच में हम हाफ ईयरली की प्रिपरेशन भी कराएंगे और फिर हमारे बचे हुए कर लेंगे हम। ठीक है, तो भाई अब तक जिस भी बच्चे ने इन वीडियोस की सीरीज को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की पूरी 9th 10th की साइंस आपको अच्छे से इस चैनल पर कराई गई है। तो इन वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कर लो। तो चलिए भाई हम अपना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए मेरे बच्चा, हार्मोन्स इन एनिमल्स। हेडिंग डालिए, हार्मोन्स इन एनिमल्स। बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर था। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी एक्टिविटीज को, लिविंग बीइंग्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होती है मेरे बच्चा? जो सीक्रेट करती है सब्सटेंसेस को। अब 2 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे सिलेबस में कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्या हमें एक्सो नहीं पता होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए। पूजा बिश्नोई मैडम तो वैसे भी आम लाइफ से जोड़ के पढ़ाती है, सब कुछ जो भी बेसिक जनरल बातें हैं मेरे बच्चों को सब पता होनी चाहिए। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वो पता होना चाहिए। तो ग्लैंड्स वो सब्सटेंस, वो स्ट्रक्चर है मेरे बच्चा, जो क्या करती है, सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती है। उसके बाद 2 टाइप की होती है, एक्सो एंडो। एक्सो का मतलब होता है किसी ट्यूब में, किसी डक्ट में डिस्चार्ज करना। जैसे स्पर्म होता है, जैसे एग ओवा होता है, रिलीज करता है। जैसे कि पैनक्रियाज होती है, वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती थी। भूल गए? डाइजेशन में कराया था पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, तो ये सारी क्या है? पैनक्रिया एक ग्लैंड है और वो क्या करती है? पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करती है। तो वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, एक्सोक्राइन के साथ वो तो एंडोक्राइन भी है। मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसी कोई ग्लैंड जो किसी डक्ट में किसी सीक्रेट करे किसी सब्सटेंस को, तो उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। एक्सो मतलब डक्ट के अंदर, एंडो मतलब डक्ट तो उसमें होएगी नहीं। दिस इज अ डक्टलेस ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे सिलेबस में है वो डक्टलेस ग्लैंड है। मैम डक्ट नहीं है, ट्यूब नहीं है, तो कहाँ होगी? सीधा ब्लड में। हार्मोन्स आर ऑलवेज रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये बात पता होनी चाहिए। तो जो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्टली ब्लड में ही हार्मोन्स आते हैं और फिर वो ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। सबसे पहले डायग्राम, पूजा बिश्नोई मैडम की याद है, डायग्राम से समझा देते हैं। फिर लिखना है वो तो लिखवा ही देते हैं, लिखवाने में कोई टेंशन नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन सब लिखवा देते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे बच्चा, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ब्रेन का काम क्या होता है? कमांड देना। तो हाइपोथैलेमस का कमांड भी देना काम है। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है? रिलीज करती है हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इसका नाम ही है रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का नाम ही है रिलीजिंग हार्मोन। भाई आपके डू यू नो में दिया हुआ एनसीईआरटी में कि रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। वो रिलीजिंग हार्मोन जाता है और जिस भी आगे, मानो उसको थायराइड ग्लैंड है, उससे कोई हार्मोन रिलीज कराता है, तो वो रिलीजिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड के पास रुकेगा और उसको कहेगा तू तेरा हार्मोन रिलीज कर दे। फॉर एग्जाम्पल उसको क्या करना है? मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज कराना, तो वो रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी। यानी कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करके बाकी सारी ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है कि तुम अपना हार्मोन रिलीज करो, क्योंकि ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजता है ना। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस, जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी में, जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करती है। आपसे पूछा, फेवरेट सवाल अभी 2023 में पूछा गया था, ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? आप कहोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। काम क्या है इसका? हमारी ग्रोथ। कई जैसे देखे होंगे तुमने, बोने होते हैं, मतलब छोटी हाइट के होते हैं, और कई बहुत लंबे हो जाते हैं, खली टाइप। तो ये अगर इसका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो तुम लंबे हो जाओगे।
ग्रोथ हार्मोन छोटा हो गया तो तुम बोलने रह जाओगे, मतलब ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में टाइम टू टाइम रिलीज होना चाहिए, जो कि कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी मास्टर ग्लैंड है। अगला चलते हैं भाई, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? गले में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है मैम? थायरॉक्सिन हार्मोन। आपको दो चीजें याद रखनी है, ग्लैंड का नाम, हार्मोन कौन सा रिलीज करता है और उसका काम क्या है। पहली ग्लैंड हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग हार्मोन, काम क्या है? रिलीज करवाना हार्मोन्स को। दूसरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट है? माइंड में ही प्रेजेंट है। उसका हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, काम क्या है? ग्रोथ को कंट्रोल करना। नहीं कंट्रोल हुई तो या तो तुम ड्वार्फ बोने रह जाओगे या जाइंटिज्म बहुत बड़े हो जाओगे। तीसरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन, हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन, काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। कंट्रोल नहीं हुआ मैम तो क्या होगा? हमारे गले पे जोर पड़ेगा और हमें थायराइड हो जाएगी। थायराइड का मतलब क्या होता है? ये गाइटर, ये गला फूल जाएगा और यहाँ नेक में स्वेलो हो जाएगा। अभी फोटोज में अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो मैडम तो और लिख रही है, लिखा रही है, लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे। आगे चलते हैं, पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक के नीचे बताया था, ठीक है। पैनक्रियाज रिलीज कौन सा हार्मोन करती है? इंसुलिन, काम क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। तीसरी, आगे चलते हैं, तीसरी क्या, चौथी पांचवी हो गई। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के ऊपर, काम क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। डेंजर हार्मोन कहते हैं इसको, डेंजर सिग्नल, जब भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाए, कुत्ता पीछे पड़ जाए या कोई ऐसा बहुत जरूरी काम हो जाए, बहुत गुस्सा आता है, तब एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलाइन हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को ऐसे फटाफट तेजी से खून बहा देती है, हार्ट बीट बढ़ा देती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है टेस्टिस, जो कि मेल में प्रेजेंट है, ओवरीज जो कि फीमेल में प्रेजेंट है। टेस्टिस क्या? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ओवरीज ऑस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। यहाँ पर मेल में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं और यहाँ पर फीमेल में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। हमने डायग्राम से सारे हार्मोन समझ लिए। आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बना सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में वो लास्ट में टेबल गिवन भी है। यहाँ पर नेम ऑफ द ग्लैंड लिखिए, यहाँ पे हार्मोन का नेम लिखिए और यहाँ पे फंक्शन लिखिए। ये एनसीईआरटी में बनी हुई टेबल है, मैं आपको डिटेल में सारा करवा देती हूँ। चलिए भाई, कहता है लिस्ट, पहला हम चलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, रिलीज कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। तो लिख लो भाई, पहला थायराइड ग्लैंड, हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन, मैं लिखवा रही हूँ भाई, साथ साथ लिख लो, नाम लिख लो, उसका हार्मोन लिख लो। कहां पर है? नेक में प्रेजेंट है, नेक थ्रोट में प्रेजेंट है। क्या काम है? वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट। पूछे गए सवाल हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज वाला लेक्चर है उसमें कम से कम 3 नंबर का सवाल, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, 200% यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। इस टॉपिक से 200% सवाल आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन क्या करता है? आयोडीन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं है तो आपको थायराइड हो सकती है, जिसकी वजह से आपका ये गला है जो फूल जाएगा। देख रहे हो इसको, इसको थायराइड हो गया, इससे गला फूल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, आयोडीन जरूरी है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं हुआ तो गले में प्रेजेंट थायराइड जोर मारेगी और गला फूल जाएगा। थायरॉक्सिन रेगुलेट करती है कार्बोहाइड्रेट, और बता दिया इसका फंक्शन ऊपर भी। अगर आयोडीन कंज्यूम नहीं करी तो तुम्हारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, उस केस में तुम्हारा गॉइटर हो जाएगा। आपको 1 मार्क में पूछा जाएगा कौन सी बीमारी हो जाती है, गॉइटर हो जाती है, और उसके सिम्टम क्या है? स्वेलन नेक। 5 सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द ग्लैंड, नेम ऑफ द हार्मोन, फंक्शन, आयोडीन की इंपॉर्टेंस, सिम्टम एंड डिसीज। सिम्टम गला फूल जाता है और उसको गॉइटर कहते हैं। दूसरा चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। इसका काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड या कोई भी ग्लैंड को जाकर ये क्या करता है? भी चल तू अपना काम कर। तो रिलीजिंग हार्मोन का काम है बाकियों को काम बताना कि तू काम कर। आगे चलते हैं भाई, ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपसे 1 मार्क में पूछा जाएगा। मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड को कहते हैं? तो आप कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये रिलीज कौन सा हार्मोन करती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। करा था मिड ब्रेन,
करा था मिड ब्रेन, नहीं करा है तो हम लेक्चर नंबर 2 जाकर देख लेंगे। इट रेगुलेट्स द ग्रोथ, ऑब्वियसली ग्रोथ, देखो कितना सुंदर नयन से फोटो दिखाए हैं मैम ने। ड्वार्फिज्म होता है बोनापन, आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब दो कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है बताओ, तो आप कहोगे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज्यादा काम कर दिया तो हम जाइंटिज्म लंबे हो जाएंगे, बहुत ही लंबे, गंदे लगते हैं, देखो इतना लंबा गंदा लग रहा है। और ड्वार्फिज्म ये भी, ठीक है, तो ये ड्वार्फिज्म और ये जो जाइंटिज्म है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगर प्रॉपर्ली ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना करे तो कोई बोना और कोई लंबा रह जाता है। इसको एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं, ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। तो हार्मोन्स का सही काम करना जरूरी है, उसके लिए सही डाइट लेना जरूरी है, खाना पीना अच्छा रखना जरूरी है। एड्रीनलाइन, अगला हार्मोन का नाम लिखिए एड्रीनलाइन, मैंने लिख दिया, एमसीक्यू का सवाल है, इमरजेंसी हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस बता रही हूँ 2025 में आएंगे। दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड इसको रिलीज करती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, मतलब गुस्सा आता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, कोई फास्ट काम करते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है ना। अगला हार्मोन है सेक्स हार्मोन्स, नाम क्या है टेस्टोस्टेरोन, नाम क्या है टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ये टेस्टिस रिलीज करती हैं और ये लोकेटेड है जेनिटल पार्ट में, और इसका काम क्या है सेक्सुअल मेच्योरिटी में, सेक्सुअल जो भी चेंजेस हैं, जो भी बियर्ड का आना, मॉस्टेक का आना, हेयर ग्रोथ आना, ठीक है, तो ये जो भी मेल्स में चेंजेस आते हैं, वॉइस का चेंज होना या जेनेटिकल एरिया में जो भी चेंजेस होना, वो सारे चेंजेस जो भी हैं वो टेस्टिस कंट्रोल करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि रिलीज ओवरीज रिलीज करती हैं, जो कि लोअर एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट है, जो कि सेक्सुअल प्यूबरिटी वगैरह में, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो भी आपको जो भी वुमेन्स में प्यूबरिटी की एज में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। उसके अलावा एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। तो आपसे हार्मोन के नाम और कौन रिलीज करता है और उसका क्या काम है पूछा जाएगा। उसके बाद एक हार्मोन है इंसुलिन, रिलीज कौन करता है पैनक्रियाज, रिलीज कौन करता है पैनक्रियाज, कहाँ लोकेटेड है, ऐसे लैंग्वेज फटाफट मतलब मस्ती में लर्न करो, कौन पैनक्रियाज, क्या रिलीज करती है इंसुलिन, कहाँ प्रेजेंट है स्टमक के नीचे, काम क्या है मैडम, काम क्या है मैडम, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना, शुगर कम या ज्यादा नहीं होता, रेगुलेट रखता है उसको, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अब इसकी वजह से भी एक डिसऑर्डर हो जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर, डायबिटीज सुनी होगी, डायबिटीज सुनी होगी, वो इंसुलिन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज नहीं करी तो बॉडी में शुगर लेवल बिगड़ जाएगा, तो डिसीज विच इज, जब शुगर बढ़ जाती है तो डायबिटीज हो जाती है। इसका कारण क्या है, इंसुलिन की कमी, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। बाय पैनक्रियाज ने इंसुलिन अच्छे से रिलीज नहीं करी, प्रॉपर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन ले लो, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेकर आप अपनी डायबिटीज को रेगुलेट कर सकते हैं। इंजेक्शन या टेबलेट भी लेते हैं कई लोग शुगर को मेंटेन, जो डायबिटिक है उसको भाई हमेशा एक एक गोली लेनी पड़ती है ताकि उसकी इंसुलिन का जो अमाउंट है प्रॉपर रहे। आपसे पूछा जाएगा अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 2024 का सवाल है, खुशी मनाओ, 2023 का लेटेस्ट सवाल है भाई, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। पैनक्रियाज डुअल ग्लैंड क्यों है, मैंने आपको बताया था, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसने नहीं पढ़ा जाके डाइजेशन करो, जाके लेक्चर नंबर 2 देखो भाई, चैप्टर 6 लेक्चर नंबर 2, पिछले चैप्टर का लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 2 देखो। पैनक्रियाज रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूसेस, यानी कि वो डक्ट में रिलीज कर रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर रही थी, मतलब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। और अभी हमने पढ़ा पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है, मतलब एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी। कोई नहीं बताएगा ऐसे क्वेश्चन, 2023 का सवाल है और एनसीईआरटी में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 6th और 7th दोनों चैप्टर को मिलाकर उस साल पूछा गया था और मेरे बच्चे करके आए थे। पैनक्रियाज जो है वो डायरेक्टली इंसुलिन ब्लड में रिलीज करती है, मतलब एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई।
पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं जो कि डक्ट में करते हैं, जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं, मतलब वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो अगर कोई एक्सो भी है एंडो भी है तो उसको क्या कहेंगे, ड्यूअल ग्लैंड कहेंगे। मेरे बच्चे 10th में टॉप करते हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो बोर्ड में आते हैं। उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरीज का भी सेम है। टेस्टिस एंड ओवरीज एक हार्मोन भी रिलीज करती है, एक करती है टेस्टोस्टेरोन, एक करती है एस्ट्रोजन, और दूसरा टेस्टिस स्पर्म भी तो करती हैं जो कि डक्ट में जाते हैं। ओवास एग भी तो करती हैं जो डक्ट में जाती है, फ्लोपियन ट्यूब। नहीं पढ़ा तो अगले चैप्टर में पढ़ा देंगे ये सब। बाकी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्पर्म कहाँ जाता है, ओवा कहाँ जाता है, मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। हार्मोन रिलीज करती है तो मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, और अगर वो रिलीज करती है तो एक्सो हो गई, मतलब एंडो एंड एक्सो दोनों हो गई, मतलब वो ड्यूअल नेचर के हैं। अगला चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, 2022 का सवाल आया था इस पर, फीडबैक मैकेनिज्म का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है भाई, मैं तुमसे फीडबैक ही ना लूं, तुम कमेंट ही ना करो, तुम्हारे कमेंट के रिप्लाई ना करूं, क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो टाइमिंग एंड अमाउंट, हार्मोन मैंने अभी बताया, ज्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया तो लंबे हो जाओगे, गंदे लगोगे, कम हो गया तो बोने रह जाओगे। ना हमें छोटा दिखना ना हमें बड़ा दिखना, सही हाइट हो जो नॉर्मल लोगों की, नॉर्मल लोगों की तो नॉर्मल दिखना चाहिए ना। तो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय अ मैकेनिज्म। कितना रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, पता लगा किसी लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो गए 4 साल की उम्र में, ऐसा थोड़ी होता है, 13-14 की एज में आते हैं ना। तो हर चीज के आने का एक वक्त होता है और कितना आना है उसका भी वक्त होता है। तो टाइम और अमाउंट, कितना हार्मोन आपकी बॉडी को चाहिए, उस बात का ठिकाना पता कौन रखता है, फीडबैक मैकेनिज्म रखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा हो गई तो फटाफट इंसुलिन पैनक्रियाज ज्यादा रिलीज कर देगी। अब फिर नॉर्मल बैलेंस हुआ तो फिर कम भी कर देगी, ऐसा थोड़ी ज्यादा ही रख दिया डायबिटीज ही हो गई, ऐसा नहीं है ना। ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो इंसुलिन थोड़ी ज्यादा, फिर जब नॉर्मल हो गया तो वो बंद कर देगा, मतलब नॉर्मल कर देगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जिसका मैंने टेबुलर डायग्राम भी दिखाया। देखो कितना सुंदर काम कर रही है तुम्हारी मैडम। सबसे पहले राइज हुआ तो पैनक्रियाज ने अपना क्या डिटेक्ट करा उसको, सबसे पहले पैनक्रियाज ने पता करा, अरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई, जाके इंसुलिन जाओ जाओ उसको कम करो। इंसुलिन ने कम करा, क्या रिलीज करके, सिंथेसिस करके, क्या, इंसुलिन। फिर ब्लड शुगर लेवल कम हो गई, रिलीज कर दी तो कम हो गई, कम हो गई तो फिर तो जाओ 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 बंद करो कहीं डायबिटीज ना हो जाए, तो उसने बंद भी कर दिया। तो ये पूरा क्या है, स्विच ऑफ भी करता है ऑन भी करता है। तो कब ऑन करना है कब ऑफ करना है पता होना चाहिए। तो इस पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और कैसे ये काम करता है, और इसका एक एग्जांपल देकर बताओ। तो मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से विद एग्जांपल विद डायग्राम आपको समझा दिया है कि कोई चीज बढ़ जाए तो उसे कम करने जाते हैं, और कम होती हो तो उसे बढ़ाने जाते हैं, पर उसे रेगुलेट करना होता है, कम ज्यादा नहीं, रेगुलेट मतलब एक बैलेंस पर लाना होता है। उसके बाद चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म, तो चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद सिर्फ अगले 10 मिनट एनसीईआरटी क्वेश्चंस और ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर एनवायरमेंट, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर खत्म। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स कैसे आता है सबको पता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो भाई हमने सब पहले थ्योरी में करे हुए। मेरे बच्चों को तो बस मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन इसलिए लिख के देती हूँ कि उनके पास लिखे हुए क्वेश्चन भी आ जाए, बाकी मेरे बच्चों को सब आता है। हार्मोन्स रिलीज करके करता है भाई, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स में हमने पढ़ा था, प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि उसमें हमारे पास सिस्टम होता है, वो नहीं होता हार्मोनल सिस्टम, लेकिन एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसीलिए उसने बोला है केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में बताओ। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में पूरा हमारा कंट्रोल होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में जो कि स्पेसिफिक अमाउंट को, स्पेसिफिक चीज को डिटेक्ट करके स्पेसिफिक काम कराता है। तो आपको पूछे केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, तो हार्मोन रिलीज करके करता है सारे काम। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। आपकी नमक में आयोडीन होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, ग्वाइटर, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा उसकी वजह से गला फूल जाएगा, स्वॉलन नेक विल बी स्वेल्ड, गला फूला हुआ दिखाया था, आज के लेक्चर में दिखाया था। आयोडीन क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि आगे हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो आंसर भी लिख के दे दिया, समझा भी दिया, लिख भी दिया, अब इनको याद कर लो। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन इज सीक्रेटेड, बताया था ना, डेंजर इमरजेंसी में कुत्ता पीछे पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, इमरजेंसी में फाइट करनी है, भागना है तेजी से, किसी से लड़ना है तेजी से,
तो एड्रेनालाइन रिलीज करेगा, और एड्रेनालाइन रिलीज करते ही फटाफट ब्लड में तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ऑक्सीजन पहुंचा देगा मसल्स को जितनी ऑक्सीजन पहुंचेगी उतनी एनर्जी, उतनी डिशुम डिशुम। नहीं भाई, लड़ना नहीं है, एड्रेनालाइन को कम ही रिलीज रखो अपनी बॉडी में, हार्ट बीट कम ही होनी चाहिए, पता लगा हार्ट बीट फट गई नसें, तो ब्लड सप्लाई हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, दिस टर्न्स एज डायरेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स वगैरह, ब्लड मसल्स, डाइजेशन सबको फास्ट कर देंगे, जितनी ज्यादा डाइजेशन फास्ट उतनी ज्यादा ब्लड के पास फूड पहुंचेगा, उतना ही ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, तो सारे काम कनेक्टेड है, आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 में बताया। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ जाएगी, और सफियर और डेंजर सिचुएशन में बहुत तेजी से एड्रेनालाइन काम करता है हार्ट बीट और ऑक्सीजन की अमाउंट को बढ़ाकर। ये भी बताया हुआ है कि इंजेक्शन क्यों लेता है भाई इंसुलिन के, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस अभी मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। तो इंसुलिन वो इसलिए लेता है ताकि उसकी ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट हो जाएगी, गड़बड़ हो गई ना तो बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ेंगे या गोली लेनी पड़ेगी, तो अगर ब्लड लेवल तुम्हारी बढ़ जाती है तो वो करता है। This causes many harmful effects. To treat this increase by diabetic patients are treated with डाइट। हमें पता है कई बार पैनक्रियाज सही से काम नहीं करती है, इंसुलिन कम ज्यादा हो जाती है, तो बाहर से हमें इंसुलिन लेकर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना होता है। चलिए भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो तो थे एनसीईआरटी के अंदर वाले क्वेश्चन, ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। इनमें से प्लांट हार्मोन बताओ, मैडम टिप पर पढ़े, आगे बढ़ो। साइटोकाइनिन होता है, 5 ही तो होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्साइसिस एंड इथाइलिन। खत्म। गैप मैडम इंपॉर्टेंट बताया था आपने, साइनेप्स। ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सब काम करता है ब्रेन, तो सोचता भी है, रेगुलेट भी करता है, बैलेंस भी करता है, सेरेबेलम करता है, कुछ कम सेरेबेरम करता है, कुछ पोन्स, मेडुला, सब बताया हुआ मैडम आपने। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करते हैं, तो रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो सेंस ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, प्रॉपरली उसको रिसीव करवाना। जैसे स्मेल है, एग्जांपल देके समझा भी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, स्मेल को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद अगर किसी फंक्शन में the properly the information obtained from them will be delayed to reach the spinal cord of brain. In this situation the response times will be delayed causing the harm. For example if the spin receptors are damaged, उसने पूछा है मेरे बच्चे, पहले पूछा है रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, और फिर उसने पूछा है रिसेप्टर्स अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचने वाली बात है, हमें स्मेल नहीं आई, हमें गर्म तवे पे हाथ रख दिया पता ही नहीं लगा, ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर हमें प्रॉपर्ली पता नहीं लगा, अगर हमारे स्किन रिसेप्टर्स या फिर कोई भी टेस्ट रिसेप्टर्स अगर मानो तुम्हारे खराब हो जाए तो टेस्ट का ही नहीं पता चलेगा, नमक मिर्च कुछ नहीं पता लगेगा, हाँ मैडम ये तो गड़बड़ हो जाएगी, और क्या तो कुछ स्वाद का ही नहीं पता लगेगा। कई बार कहते हो ना तो मुझे खाना स्वाद नहीं लगा, तो फिर ना तो तुम्हें स्वाद लगेगा ना तुम्हें ना स्वाद लगेगा, मतलब स्वाद का ही नहीं पता लगेगा, तो फिर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से उन चीजों को रिसीव नहीं कर पाएगा। अगर हमारे रिसेप्टर्स में इम्प्रॉपर काम हो गया तो हम रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, फील ही नहीं कर पाएंगे, गर्म ठंडा कुछ नहीं फील कर पाएंगे, कोई पेन नहीं होगा हमें, तो ये गलत बात है। रिसेप्टर्स को सही से काम करना चाहिए, प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स ही हो जाएंगी। उसके बाद आपसे पूछे स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाए, अरे भाई रीढ़ की हड्डी खत्म होगी तो इंसान खत्म है। एक तो पहली बात है इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस को बता देना, क्विक एक्शन जिसमें हमें तेजी से डिसीजन लेना होता है, गरम तवे पे हाथ रख दे फटाक से स्पाइनल कॉर्ड करते हैं, ब्रेन तक जाने का टाइम नहीं है भाई, ब्रेन से पहले मैं आती हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ, चल चक दे फट्टे कर दे काम, ब्रेन को बाद में मैं आप पे बताया आऊंगी, तो ब्रेन तक बाद में वो मेडुला से होते हुए इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है, पर ब्रेन को बस इतना ही बताया जाता है कि काम जी हो गया, बचा लिया हमने, तो उसका कोई रोल नहीं है ब्रेन का उसमें। तो स्पाइनल कोड अगर नहीं हुई तो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन गड़बड़ हो जाएंगे, हाथ जल जाएगा हमारा, फिर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो क्विक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन जो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो स्पाइनल कोड हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। हाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन, पहले क्वेश्चन आया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में, अब क्वेश्चन आया केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में। तो आपको पता है प्लांट्स में 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, सब दोबारा नहीं बताऊंगी, बताया हुआ है मेरे बच्चा। सब हार्मोन्स क्या करते हैं, किसी भी कोई भी टेम्परेचर या स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में काम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, सन इधर से आया तो छाया में चला जाता है और फिर वहां उस तने को लंबा करके झुका देता है। अच्छे से बताया हुआ मेरे बच्चों को, सब क्वेश्चंस मैंने थ्योरी में ही करा दिए थे। इथाइलिन है वो फ्रूट रिपनिंग में हेल्प करता है, कोई स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है, कोई सेल डेविएशन में हेल्प करता है, एब्साइसिस है वो डोमेंसी क्रिएट करता है, मतलब सबके अपने अपने काम है भाई, एग्जिबिट करता है कोई। नीड ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
सिस्टम। इस चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और क्वेश्चन वाला पूछे इसकी जरूरत क्या है? जरूरत ही जरूरत है। अगर हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड ही नहीं होएगी, कहीं का कुछ ही चलेगा तो कैसे काम चलेगा? टू सेव द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। आग लग गई, कुत्ता पीछे पड़ गया, हम भागे ही नहीं, तो डेंजर ही डेंजर है। ठीक है, शेर पीछे आ गया, हम भागे ही नहीं, डेंजर डेंजर। गर्म तवे पे हाथ रख दिया, हम भाग उठाया ही नहीं। तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कोई तो चाहिए जो उसको कोऑर्डिनेट करे। मतलब अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आए तो उसके रिस्पॉन्स, मतलब मैं तुम्हें बुला ही जा रही हूँ, तुम बोल ही नहीं रहे हो, क्या फायदा फिर? ठीक है, तो जो हम सुनते हैं समझते हैं उनके रिस्पॉन्स में हमें, मैम कई बार कहते हैं ना मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आंसर दो, तो मैम ने जो क्वेश्चन पूछा वो एक स्टिमुलस है, उसके में तुम्हें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। टू कंट्रोल द वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कंट्रोल करता है। हमें सोचना, किसी भी कोई भी चेंज हो रहा है आपके पास, कुछ भी हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ करके दिखाना होता है, और वो सारा सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही तो करता है। ये बाद में कराया हुआ है अभी मैंने, रिफ्लेक्स एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस में क्या फर्क होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस बताया था, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल ब्रेन करता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल स्पाइनल कोड करता है। वेरी गुड, यहाँ स्पाइनल कोड, यहाँ मिड और हिंड, यहाँ जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीटिंग है, यहाँ पे स्नीजिंग कफिंग है, एकदम से आ जाती है, रिफ्लेक्स एक्शंस है। उसके बाद ये भी सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म बताओ। नर्वस में तो फास्ट काम हो रहा था, न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे थे, हार्मोन्स बेचारे स्लो काम कर रहे हैं, ये आर्टरीज और उससे काम हो रहे हैं, ये टारगेट ऑर्गन पे काम करता है। जैसे रिलीजिंग हार्मोन है, वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा किस हार्मोन को जाके कहना तू अपना हार्मोन रिलीज कर दे, तो रिलीजिंग हार्मोन ऊपर से जाता है। मानो एड्रीनालाइन को रिलीज करवाना है तो वो एड्रीनालाइन को जाके कहेगा, मानो इंसुलिन रिलीज करानी है तो इंसुलिन को जाके कहेगा, मानो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले इस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो भी जाके कहता है अभी पीरियड्स आने वाले हैं तुम रिलीज कर दो। जैसे प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है, नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी आपको, डिलीवरी के टाइम भी ऊपर से एक हार्मोन इस्ट्रोजन रिलीज होता है, ताकि वो जाके उसको कहेगा कि तुम क्रैम्प्स लेके आओ, दर्द लेबर पेन जो होता है ना वुमेन्स में, वो भी रिलीजिंग हार्मोन ऊपर से सिग्नल भेजता है। तो सारे सिग्नल माइंड से ही कंट्रोल होता है, वो रिलीजिंग हार्मोन भेजता है। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है, ये सिर्फ केमिकल फॉर्म है, यहाँ पे कोई इम्पल्स नहीं होती है, इधर इम्पल्स होते हैं, इसमें कोई ग्रोथ अफेक्ट नहीं होती, इसमें तो ग्रोथ सारी अफेक्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने गड़बड़ कर दिया तो ग्रोथ ही ग्रोथ अफेक्ट है हमारी, और अगर उसने काम गड़बड़ कर दिया तो गला फूल जाएगा तो ग्रोथ तो अफेक्टेड है। ये डजंट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना, लेकिन इसमें बताया था कार्बोहाइड्रेट फैट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। तो हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम का डिफरेंस मेरे बच्चा आम सी बात है कि पूछा जाएगा। मैंने आपको 5 डिफरेंस लिख के दे दिए, आप अपने हिसाब से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म, और नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर के साथ। उसमें पूछा है मिमोसा प्लांट, मिमोसा बताया था नास्टिक मूवमेंट, और ये मूवमेंट ऑफ लेग्स, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कहता है ये भाई सेंसिटिव टच है, इसमें लीव्स गिर जाती है, ये लेग हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री कंट्रोल है, नर्व सिस्टम के कंट्रोल में है। यहाँ पे इट्स नॉट कंट्रोल बाय, किसी का कोई कंट्रोल नहीं, पत्ते गिरेंगे गिरेंगे। यहाँ पे ये ब्रेन और स्पाइनल कोड कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे शेप और चेंज होते हैं, वो अमाउंट ऑफ वाटर बताया था, पानी का बाहर जाना, पानी का बाहर आना। इसमें मसल्स में प्रोटीन के चेंजेस होते हैं, या पानी का कुछ चेंज नहीं होता है। मसल में पानी बाहर कम थोड़ी होता है, कभी देखा पानी बाहर अंदर जाते हुए जब तुम हाथ हिला रहे हो, नहीं ना। यहाँ पे चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मसल्स को चेंज करके होता है सारा काम। ये नास्टिक मूवमेंट है और ये वॉलेंट्री नर्वल सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो हर किसी के मेरे बच्चा प्रॉपर्ली डिफरेंस लिख दिए हैं मैंने। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन सब बीच में बताती जा रही हूँ। फिर भी किसी बच्चे को और नीड है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक्स कर लीजिए, और जो भी दिक्कत हो मेरे बच्चा कमेंट कर दिया करो। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।